इससे पहले के वीडियो में हमने निदर्शन के बारे में पढ़ा था कि निदर्शन है क्या। आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे निदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो निदर्शन को जो है प्रभावित करते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। यदि समग्र इकाइयों में यदि जितनी भी इकाइयाँ हैं या जिन क्षेत्र का आपको अध्ययन करना है, जिन लोगों को अध्ययन करना है, यदि वह समरूप समाज है या समरूप समग्र है, समरूप इकाई है, ठीक, तो उसे हम समरूपी समग्र कहेंगे। यदि विषम है, उसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, तो उसे विषमरूपी समग्र कहेंगे। यदि समरूपी समग्र है, यदि समरूपी समग्र है तो उसमें जो निदर्शन बनेगा वो काफ़ी छोटा होगा। लेकिन अगर विषमरूपी समग्र है तो उसमें जो निदर्शन बनेगा वो काफ़ी छोटा होगा। यानी उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। यदि स्वरूप जो है समरूपी है, ठीक, तो उसका क्या होगा, निदर्शन छोटा होगा। निदर्शन जो है छोटा होगा। यदि विषम रूपी है, यदि विषम रूपी है तो ऐसी अवस्था में जो निदर्शन होगा वो बड़ा होगा। निदर्शन क्या होगा, बड़ा होगा। अब समरूपी का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम अपनी जाति व्यवस्था में देखते हैं, समरूपी समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत अगर किसी पर्टिकुलर किसी जाति का अध्ययन करना हो, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय का अध्ययन करना हो, ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही एक वर्ण के रूप में है, बाकी में तो मिश्रित है। जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग में हम देखते हैं कि उसमें मंडल आयोग के अनुसार करीब 3500 प्लस माइनस 50, करीब 3500 के आसपास जातियाँ हैं। इसी तरह इसी में, लेकिन अगर मान लीजिए ब्राह्मण का अध्ययन करना हो या क्षत्रिय वर्ग का अध्ययन करना हो, तो ये समरूप समाज है, ये समरूप जातियाँ हैं। तो इसमें जब हम इन निदर्शन बनाएंगे तो ये काफ़ी छोटा होगा। लेकिन आपको यह कह दिया जाए, आपको जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है, तो जाति व्यवस्था में हजारों जातियाँ हैं, तो इस कंडीशन में जो निदर्शन बनेगा वो काफ़ी बड़ा होगा। क्योंकि जो विषम रूपी समाज होगा, जैसे जो विषम रूपी समाज होगा, यानी भारतीय जाति व्यवस्था का अगर अध्ययन करते हैं, सपोज डेट जैसे भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ठीक, जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो हम यहाँ अपने यहाँ देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी न किसी जाति व्यवस्था में रहता है। भारत में ये वास्तविकता है। तो भारतीय जाति व्यवस्था में हम देखते हैं कि अनेक जातियाँ हैं जिनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। तो हम क्या करते हैं कि विशेषताओं के आधार पर इसे खंडों में जो है विभाजित कर लेते हैं, खंडों में बांट लेते हैं, खंडों में बांट लेते हैं। यानी समान विशेषताओं को वाले खंडों को एक वर्ग में रखेंगे और इसी तरह हम कई खंड बना लेते हैं और उनमें से हम जो है समान विशेषताओं वाले वर्ग में से हम कुछ कुछ व्यक्तियों को लेके जो है या कुछ इकाइयों को लेके हम निदर्शन का चुनाव कर लेते हैं। इस प्रकार जो है जब विषम रूपी समाज होता है वहाँ पे जो है वो निदर्शन जो बनता है उससे वो बड़ा होता है, ठीक। अभी हमने आपको वर्ग की चर्चा की है, जैसे खंड की जो बात किए थे, खंडों में बांट लेते हैं। अभी आपने या वर्गों में बांट लेते हैं कहते हैं, कर लेंगे। तो आप लोगों को, अगर आप लोग पीछे पढ़े होंगे ठीक से, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि वर्ग का तात्पर्य होता यह है कि समान विशेषताओं को व्यक्त करने वाले गुणों के आधार पर जिस समूह का निर्माण करते हैं उसे हम वर्ग कहते हैं, जिनकी एक सामाजिक स्थिति होती है। यह एक अर्जित परिस्थिति होती है। इसका आधार कदापि जो है जन्मजात या प्रजातीय नहीं है, ठीक, यानी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर या जन्म के आधार पर नहीं बनता है। वर्ग जो है अर्जित परिस्थिति है, ठीक।
ये आपको ध्यान में रखना है। चल ठीक, ये तो पहला हो गया स्वरूप के आधार पे जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। उद्देश्य के आधार पे देख लेते हैं। उद्देश्य के आधार पे देख लेते हैं। उद्देश्य के आधार पे जो है हम दो बार देख सकते हैं, गहन अध्ययन। यदि हमें किसी समग्र का गहन अध्ययन करना है, यानी बारीकी से सूक्ष्म अध्ययन करना है, तो हमको क्या करना होगा? निदर्शन छोटा रखना होगा। निदर्शन छोटा रखना होगा, यानी किसी समग्र का यदि हमें गहनता से अध्ययन करना है तो निदर्शन छोटा होगा। लेकिन निदर्शन छोटे का मतलब यह कदापि नहीं है कि किसी को प्रतिनिधित्व मिले, किसी को नहीं मिले। हमें इस पर्याप्तता को सदैव ध्यान रखना है निदर्शन में। दूसरा, यदि विस्तृत अध्ययन करना है, विस्तृत अध्ययन करना है, तो हमारा निदर्शन क्या होगा? बड़ा होगा। निदर्शन क्या होगा? बड़ा होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। साधनों के आधार पर देख लेते हैं। साधन हमारे पास कैसे हैं? यदि साधन हमारे पास असीमित है या पर्याप्त है, यदि पर्याप्त साधन है, ठीक, तो हमारे पास क्या होगा? निदर्शन बड़ा होगा। ठीक, जैसे यदि अमेरिका को कोई सर्वे कराना हो तो उसके पास पर्याप्त पूंजी है, वो पूरे विश्व का सर्वे करवा ले। लेकिन भारत जैसे विकसित या अल्प विकसित देश को कोई सर्वे कराना हो, उसके पास क्या है? साधनों की सीमितता है, आवश्यकताएं उसके पास ज़्यादा है। तो उस समय आपका निदर्शन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास धन और समय का जो है कोई कमी नहीं है, आप बड़ा अध्ययन कर सकते हैं, पर्याप्त अध्ययन कर सकते हैं, तो उस समय निदर्शन क्या करेंगे? हम बड़ा ले लेंगे। लेकिन यदि कि आपके पास संसाधनों का अभाव है, संसाधनों का अभाव है, उस समय क्या होगा? आपका जो निदर्शन होगा वह काफी छोटा होगा। ठीक, आपका निदर्शन क्या होगा? काफी छोटा होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा संसाधनों के अभाव, संसाधनों के संदर्भ में। अब है आपने किस विधि का प्रयोग किया है, आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं निदर्शन में, ये काफी महत्वपूर्ण है। यूनिट फर्स्ट में हमने आपको पढ़ाया था प्रश्नावली एवं अनुसूची। प्रश्नावली का तात्पर्य यह है कि यह प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भेजा जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन उत्तरों का जवाब लिखकर वह पुनः प्रश्नकर्ता के पास वह वापस भेज देगा। ऐसी दशा में क्या होता है? आप बड़े क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। एक जगह से आपने लिखा, टाइप करा दिया, उसका फोटो करा दिया, सब सेंड कर दिया एक ही बार, तो आपका जो निदर्शन इस कंडीशन में होगा वह बड़ा होगा। ठीक, हालांकि ये खर्चीली प्रक्रिया है, लेकिन क्या होगा आपका? और सॉरी, खर्चीली नहीं, आसान प्रक्रिया है या सस्ती प्रक्रिया है। तो उस समय क्या होगा? ये निदर्शन बड़ा होगा। लेकिन अनुसूची के कंडीशन में आप लोगों को याद रखना होगा प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर, क्योंकि ये पूछ सकता है फर्स्ट यूनिट से। अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची होती है, लेकिन इसमें प्रश्नकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता के पास जाता है और प्रश्नों से संबंधित उत्तर पूछकर वह इसमें फिलअप करता है या इसको भरता है। तो अनुसूची में जाहिर सी बात है आपके पास कर्मचारियों की या प्रश्नकर्ताओं की संख्या ज़्यादा रखनी होगी, उनको सैलरी देनी होगी, आपको नीति निर्धारित करनी होगी, आपको दिशा निर्देश जारी करना होगा। यानी ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें धन और समय दोनों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो इस कंडीशन में जो आपका निदर्शन होगा वह क्या होगा? छोटा होगा।
पांचवा, पद्धति आप कौन सी अपना रहे हैं। पद्धति क्या है। पद्धति के आधार पे आप निदर्शन का आकार प्रभावित हो सकता है, वो बड़ा होगा कि छोटा होगा। जैसे यदि दैव निदर्शन प्रणाली अपनाते हैं, ये हम आगे पढ़ाएंगे निदर्शन के प्रकार में, तो आपको समझ में आया जाएगा। दैव निदर्शन का मतलब यह है कि जैसे हमारे महाविद्यालय में मान लीजिए कि 1000 स्टूडेंट हैं, उसमें से किसी टीम के लिए 11 का चयन करना है, सभी आकांक्षी हैं उस टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमारा जो प्रशासनिक विभाग है उसके लिए तो सभी छात्र हैं, तो क्या करेगा हमारा प्रशासन की सबका नाम एक यदि किसी बॉक्स डब्बे में डाल के जिसका आकार एक जैसा हो हर चीज, उसमें से 11 का चयन कर लेगा। यानी सभी 1000 लोगों को चुने जाने की संभावना समान थी, उसमें से किसी की भी लॉटरी लग सकती थी या किसी का भी नाम निकल सकता था। तो उसे कहते हैं दैव निदर्शन प्रणाली, जिसमें सभी के चुने जाने की बराबर संभावना होती है। ठीक, तो दैव निदर्शन प्रणाली जब करेंगे तो वो छोटा होगा। ठीक, यदि संस्तरित दैव निदर्शन प्रणाली अपनाएंगे, इस में जो है निदर्शन जो है क्या होगा, बड़ा होगा। निदर्शन का क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात संस्तरित दैव निदर्शन प्रणाली का मतलब यह है कि यदि हमारे महाविद्यालय में 1000 स्टूडेंट है, उसमें हमें 11 यदि फुटबॉल टीम बनानी है, खो खो टीम बनानी है, क्रिकेट टीम बनानी है, तो हमको क्या करना होगा, पहले ये देखना होगा कि उसको वर्गीकृत करना होगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो खो खो खेलते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं या उसमें रुचि रखते हैं या खेलना चाहते हैं। तो हम इसको वर्गीकृत करेंगे। वर्गीकृत करने के बाद फिर उसमें से जो है हम उन टीमों का चयन करेंगे दैव निदर्शन प्रणाली से। यानी जब संस्तरित व्यवस्था रहेगी तो हमारे पास जो निदर्शन आएगा वो काफी बड़ा होगा। अतः हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि निदर्शन का आकार का निर्धारण एक अनुसंधानकर्ता को काफी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। अनावश्यक खर्च से बचने के लिए निदर्शन का आकार अपेक्षाकृत रूप से छोटा पर असहनीय शुद्धि से बचने के लिए, मतलब ऐसा हो कि अगर अपेक्षाकृत छोटा कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसमें अशुद्धि आ जाए। अशुद्धि से बचने के लिए उसको कुछ बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उसमें उसका प्रतिनिधित्व या वह अनुकूल हो, उस अनुसंधान के अनुकूल हो। अगले हम पार्ट में या अगले में जो है हम निदर्शन के प्रकार पढ़ाएंगे। उसके बाद से एक चैप्टर में मैं निदर्शन का लाभ हानि बता के जो है इसको समाप्त करूंगा, या निदर्शन के प्रकार में ही लास्ट में लाभ हानि बता दूंगा। ये जो निदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। जितना मैं बोला हूँ जरूरी नहीं है कि मैं जो बोला हूँ वही आपको समझना मेन है। आपको हमेशा यह सोचना है कि आप एक अनुसंधान करता है और आप एक अनुसंधान करने जा रहे हैं या निदर्शन का निर्माण करने जा रहे हैं। यदि आपने ऐसा सोच लिया तो समझिए कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके जो दिमाग में आएगा वही लिख देंगे, वही सही रहेगा। बशर्ते आपको एक अनुसंधान करता अपने को समझना होगा।